नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना जहां खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली मेयर चुनाव का मतदान आज सुबह 11 बजे से होगा मतदान। इससे पहले 3 बार टल चुका है इलेक्शन। यूपी बजट सत्र का तीसरा दिन आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज पेश करेंगे बजट। इस बार किसान, शिक्षा, युवा और रोजगार पर रहेगा फोकस। सीएम योगी ने बुलाई कैबिनेट बैठक। बजट के मसौदे को मंजूरी देगी कैबिनेट। सीएम आवास पर सुबह 9:30 बजे कैबिनेट बैठक। आज समूह में काम करने वाले किसानों को बड़ी सौगात देगी सरकार। कैबिनेट बैठक में मिल सकती है मंजूरी। लखनऊ में नगर निगम के ठेकेदार करेंगे विरोध प्रदर्शन। लंबित भुगतान न होने से ठेकेदार हुए नाराज। मुख्यालय पर ठेकेदार करेंगे धरना प्रदर्शन। आगरा में सीबीआई का छापे से मची खलबली। भ्रष्टाचार के मामले में रेलवे के 7 इंजीनियरों को ले गई टीम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम बात करेंगे योगी सरकार के बजट की। यूपी बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे। 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। उसके बाद 4 दिन बजट पर की जाएगी चर्चा। किसान, शिक्षा, युवा और रोजगार पर फोकस की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी बजट सत्र का तीसरा दिन आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज पेश करेंगे बजट। 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। यूपी बजट सत्र का तीसरा दिन आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज पेश करेंगे बजट। आपको बता दें, यूपी का आज इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश होने वाला है। 7 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश हो सकता है। आपको बता दें, इस बजट में आगामी चुनाव साल 2024 की छाप भी देखने को मिल सकती है। बजट में शिक्षा, रोजगार, बजट के मसौदे को मंजूरी कैबिनेट आज देगी, जिसको लेकर योगी सरकार आज सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक करने वाली है। बजट के मसौदे को मंजूरी देगी कैबिनेट। आज योगी सरकार बजट पेश करेगी। सुबह 9:30 बजे सीएम आवास पर होगी कैबिनेट बैठक। सीएम योगी ने बुलाई कैबिनेट बैठक। बजट के मसौदे को मंजूरी देगी कैबिनेट। आज योगी सरकार बजट पेश करेगी।
आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं यूपी के महाबजट में क्या कुछ खास होने वाला है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट। यह 71 साल पूर्व पेश किए गए पहले बजट से 4,697 गुना बड़ा होगा। सीएम गोविंद वल्लभ पंत ने पहला बजट 1992 में पेश किया था। इस बार का बजट 7 लाख करोड़ का पेश किया जा सकता है। इस बजट के जरिए चुनावी समीकरण साधे जा सकते हैं ताकि भाजपा को यूपी में मिशन 80 पार पाने में मदद मिल सके। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार युवाओं, महिलाओं और इन्वेस्टर समिट को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है। बजट में युवाओं, महिलाओं योगी सरकार इससे पहले 6.49 लाख करोड़ का बजट पेश कर चुकी है। इस बजट में फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, कानपुर, गोरखपुर जैसे शहरों में मेट्रो परियोजनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। योगी बजट में क्या कुछ खास है आपको बता दें। योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें महिलाओं, किसानों को बजट में प्राथमिकता दी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। युवाओं को मुफ्त में टैबलेट बांटने के लिए प्रावधान भी किया जा सकता है। स्टार्टअप नीति को बढ़ावा देने पर फोकस भी किया जा सकता है। उद्योग के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। सीएम सड़क सुधार योजना के लिए बड़ा बजट। खबर गोरखपुर से। यहां गोरखनाथ थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम गुंडाई करते हुए युवक को सड़क पर दौड़ाकर बेरहमी से पीटा। युवक बचने को भागा पर बदमाशों ने पकड़कर लाठी डंडों और लात घूंसों से तब तक पीटा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने गंभीर हालत में युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इस मामले में पुलिस ने रात में मुख्य आरोपी को पकड़ लिया और तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है। एसपी सिटी ने बताया कि हुमायूंपुर उत्तरी निवासी अनूप की वहीं रहने वाले आरोपी से लेनदेन को लेकर विवाद तब हो गया जब वे नौकरी की तलाश में मुंबई में थे। इसी को लेकर मुख्य आरोपी ने करीब 10 बदमाशों के साथ हमला कर दिया। जनपद गोरखपुर के थाना गोरखनाथ पर कल रात्रि 9:30 बजे सूचना मिली कि एक अनूप शर्मा नाम के लड़के को 5-6 अज्ञात लोगों ने पीटा है। इस सूचना पर थाना गोरखनाथ की टीम मौके पर गई एवं अनूप शर्मा को अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद में उसको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इसके बाद में तहरीर के आधार पर 307 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया है एवं विवेचना के अनुक्रम में सीसीटीवी चेक किए गए और सीसीटीवी के आधार पर उन सभी अभियुक्तों की पहचान की गई एवं मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि मुख्य अभियुक्त एवं जो घायल है वो दोनों आपस में दोस्त थे, साथ में मुंबई में काम करते थे। पैसे को लेकर किसी चीज का मनमुटाव था, इसीलिए वो कल मिले थे और उसी के कारण इनके बीच में मारपीट की घटना कारित हुई है जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा। खबर औरैया से है, जहां अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के अमावता निवासी 53 वर्षीय अशोक कुमार पुत्र शंभू दयाल दोहरे का शव 3 दिन बाद सुनसान बाग में मिलने से सनसनी फैल गई। वह 18 फरवरी को खेत पर गए थे, जिनका शव आज 21 फरवरी को उनके खेत के पास अमित कुमार पुत्र शिवचंदे के सुनसान बाग में मिला। सूचना पर क्षेत्र अधिकारी भरत पासवान थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव को सबसे पहले घास लेने बाग में गई गीता देवी ने देखा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार
इसकी वजह दुर्घटना हो सकती है, पर पुलिस अभी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मृतक की पत्नी की मृत्यु 1 साल पूर्व बीमारी के चलते हो गई थी। करीब 12 बजे सूचना मिली कि अशोक सन ऑफ शंभू दयाल दोहरे, उम्र करीब 53 वर्ष, ये अमोता गांव है, थाना अजीतमल के अंतर्गत। इनकी डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे हमने देखा घर वाले ही पहुंचे थे, उनसे पूछताछ की गई तो घर वालों का कहना था कि 3 दिन पहले ये घर से चले गए थे और आज ये खोजते वक्त इनको मिली है, इनको डेड बॉडी। जब हम लोगों ने और जांच की तो पता चला कि पेड़ पे लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे, उस पर से गिर गए हैं और इसकी वजह से चोट लगने से उनकी डेथ हुई है। अब आगे की कार्रवाई पंचनामा कराया गया, इसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा, आगे विधिक कार्रवाई। खबर नोएडा से, जहां के सेक्टर 110 में स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जन जन के राम रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संत और धर्म को लेकर विषय विशेषज्ञ विचार रखेंगे। साथ ही संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर की गई प्रस्तुतियों भी की जाएंगी। यह जानकारी यहां सेक्टर 29 में मीडिया क्लब में एक प्रेस वार्ता में दी गई। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा जो कार्यक्रम किए जाने हैं उनमें चित्रकला प्रतियोगिता, राम पर आधारित फेस पेंटिंग, निबंध लेखन, डिजिटल आर्ट के साथ राम लक्ष्मण सीता स्वरूप प्रतियोगिता के अलावा रामायण केंद्रित टैटू प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कि अपना जो सूचना विभाग और जो अपना पर्यटन विभाग और इसके अलावा जो भी और विभाग हैं, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में उनको हम सहयोग कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है कि जो के राम है उसको हमने, उनका जो स्वरूप है उनको चित्रित करते हुए समाज के हर एक पार्ट पर उसको ले आना और नई जो युवा पीढ़ी है उसको अच्छे तरीके से समझाना कि जन जन के राम क्या है, क्या फिलॉसफी है, क्या कल्चर है उस युग का, और आज के युग में जो चीज़ हम मिसिंग कर रहे हैं उसको सब लोगों के सामने जागरूक करना, सब लोगों को समझाना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीएसपी सांसद रितेश पांडे भी इन दिनों पदयात्रा पर है। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बीएसपी के मौजूदा सांसद रितेश पांडे लोकसभा चुनाव से पहले अपनी जमीन को अभी से तलाशने में जुट गए हैं। सांसद के इस अभियान में ना तो बीएसपी का कोई झंडा है और ना ही बसपा सुप्रीमो मायावती की कोई फोटो। शायद पार्टी से दूर सांसद रितेश पांडे इस अभियान को अपने दम पर पूरा करना चाहते हैं। 6 मार्च तक चलने वाले इस जनसंपर्क अभियान को अगर सफलता मिली तो जाहिर सी बात है आने वाले लोकसभा चुनाव में रितेश पांडे को इसका सीधा लाभ मिलना तय है। और शायद यही वजह है कि रितेश पांडे इन दिनों अंबेडकर नगर की सड़कों पर सुबह से शाम तक अपने पद चिन्हों से अपनी सियासत की जमीन अभी से माप रहे हैं। सांसद रितेश पांडे अपनी इस पदयात्रा के जरिए लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। लोगों की माने तो अंबेडकर नगर की राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सांसद पैदल चलकर लोगों से खुद मिल रहे हैं। वहीं रितेश पांडे से जब पार्टी को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं, मेरा खुद का है। फिलहाल बिना बीएसपी पार्टी के पदयात्रा पर निकले बीएसपी सांसद के इस अभियान की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज है। ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा दायित्व है कि मैं यहाँ ज़मीन पे जाऊँ और जन जन की समस्याएं समझने का प्रयास करूँ। इसके साथ साथ पिछले 4 सालों में जो हमने कार्य किए हैं उसकी भी हम लोग इसमें चर्चाएं करते हैं, लोगों को बताते हैं, क्योंकि उनकी जो अपेक्षाएं थी उनमें से कितना हम लोग कर ले गए हैं और कितने पे कार्य जारी है, ये जनता के बीच में जाना ज़रूरी है। क्योंकि पहले सांसद है जो रोड पे जन जन की समस्या सुनने निकले हैं। इस सांसद जी ने जो आज तक किया है, जो अभी किया है, वो एक ऐतिहासिक काम है। इससे पहले किसी भी पूर्व सांसद ने ऐसे जन जन की समस्या सुनी नहीं और जन जन की समस्या संसद तक नहीं पहुंचाई। आज़ादी के बाद से इतना काबिल सांसद कोई नहीं आया हमारे बीच, और हर आदमियों की हर परेशानी सुनते हैं। और वहाँ जो दिल्ली में हमारी सरकार है वहाँ वो अपनी बात रखते हैं अच्छी तरीके से, और बुनकरों की भी बात रखते हैं। भाई सरकार को चाहिए कि हमारी परेशानियों को सुने। जो सांसद जी कह रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सही है। और
ऐसा सांसद अभी हमारी लाइफ में नहीं आया है। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर जनपद में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालकों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत कासगंज कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के ग्राम बढ़ारी वैश्य के आगे हजार नहर के रास्ते पर आम के बाग में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते कासगंज कोतवाली के गंदा नाला निवासी फैजान व बढ़ियारी वैश्य निवासी अर्जुन को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वहीं तीसरा अभियुक्त अर्जुन अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक बंदूक, 3 तमंचा, 2 कारतूस 12 बोर, 3 जिंदा व 3 खोखा कारतूस 315 बोर, 2 तमंचे अधबने, 12 तमंचों की नाल सहित भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से कई चीजें बरामद की है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कासगंज पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पे किसी भी असामाजिक कृत्य और असामाजिक तत्वों पे प्रभावी निगरानी की जा रही है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निरंतर निगरानी भी की जा रही है। इसी क्रम में एक व्यक्ति जो कि थाना कासगंज का रहने वाला है, उसके द्वारा एक अवैध असलहे के साथ फोटो फेसबुक पर शेयर किया गया था। उस लीड को डेवलप करते हुए आज सीओ सिटी के निर्देशन में SHO कासगंज द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। एक व्यक्ति जो इस शस्त्र फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था, वो मौके से भागने में सफल रहा है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खबर रायबरेली से है, जहां के महाराजगंज थाना क्षेत्र में एक महिला ने पड़ोस के ही एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर महाराजगंज थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई, तब वह महिला आज अपने परिवार के साथ SP कार्यालय पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक विनय सिंह ने महिला की शिकायत सुनकर महाराजगंज क्षेत्र अधिकारी को कार्रवाई करने के आदेश दिए। महिला ने बताया कि सास ससुर पड़ोस में शादी में गए हुए थे, वह घर पर अकेली थी। मौका पाते ही युवक धक्का मारकर जबरदस्ती घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। इस दौरान युवक ने उसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी दे रहा है, जिससे महिला घबरा गई। हमारे बहू के साथ बलात्कार हुआ है। किसने किया है? अनीत ने। कब की घटना है ये? ये 13 तारीख रात की घटना है। आप कहाँ थे? हम द्वार पूजा करा रहे थे और श्रीवास्तव की सामने। हाँ हाँ। उसके थी, मेरी बहू अकेली थी। हाँ हाँ। तो जो है हम लोग नहीं जाने, उसको ले जाकर वो आए तो सब चीज़ बताई। हाँ हाँ। तो हमारे जो इधर जो है ताला लगा रहा के कारण से वो नहीं खोल सकी। तो हम जो है उसने दरवाज़ा खटखटाया, वो हमको जानकर खोल दिया, का उठा के पटक। महाराजगंज से आए नहीं। क्या हुआ है आपके साथ? बलात्कार। किसने किया? अनीत। थाने गई थी आप? थाने गई थी। कोई सुनवाई हुई क्या वहाँ पे? नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। और आज कहाँ पे आई हैं आप? कप्तान साहब। कप्तान साहब। मुलाकात हुई? क्या आश्वासन मिला? कप्तान साहब ने क्या कहा? बाहर। खबर अमेठी से है, जहां 4 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में पहले लापता हुए युवक का शव वहीं जामो थाना क्षेत्र के नहर में मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को नहर से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर गाजीपुर से है, जहां नकल कराने वाले एक शातिर गिरोह का भांडाफोड़ डीएम और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जनपद में यूपी बोर्ड परीक्षा में शासन के निर्देश पर पूरी सतर्कता बरती जा रही, जिसके चलते परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले तत्वों के साथ सभी सेंटर्स पर उड़ाका दस्ता, स्थानीय पुलिस व स्वाट टीम के द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर जनपद के अलग अलग सेंटर्स पर नकल कराने और प्रॉक्सी बनकर गलत तरीके से परीक्षा दे रहे कुल 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड प्राचार्य फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस जोर शोर से कर रही है।
बाराबंकी जिले में एक व्यवसायी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। व्यवसायी का शव घर के पीछे एक कारखाने के पास बनी झोपड़ी में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस के साथ जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि बुड्ढूपुर थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में जयप्रकाश रहते थे। इनकी काफी प्रॉपर्टी बताई जा रही है। इनके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। एक बहन है जिसकी 30 वर्ष पहले शादी हो गई। इनके सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या की गई है। उनकी हत्या किस वजह से की गई है उसकी जांच में पुलिस जुट गई है। थाना बड्डूपुर के बड़ा गांव में जयप्रकाश जी रहते थे अकेले ही। उनकी माता पिता की पहले ही डेथ हो गई थी। परिवार में एक बहन थी जिसकी 30 साल पहले शादी हो गई थी। वो अलग रहती थी, उनका आना जाना भी यहाँ पे नहीं था और यहाँ पे अकेले रहते थे जैसा कि बताया गया है। अब इनके साथ परिवार में न कोई बच्चा था न परिवार था, बीवी थी। तो ये यहाँ पे रहते थे। इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी बताई गई, 40-50 बीघा ज़मीन थी और उन्हीं की प्रॉपर्टी है। ये अगल बगल मकान भी है। यहाँ पे एक दीना का परिवार आकर के रहता था देवरिया से इनके साथ में, और वही इनके खाने, वहीं पे ये खाते पीते थे, रहते थे। खबर चंदौली से, जहां गंगा में 2 प्रेमी युगल का शव बंधा मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं गंगा के किनारे 2 शव देखने पर ग्रामीणों ने बलुआ पुलिस को सूचित किया। दोनों को मारकर फेंके जाने की आशंका जताई जा रही। सूचना के बाद बलुआ थाना अध्यक्ष अपने साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव मिलने की सूचना के बाद क्षेत्र के लोगों को देखने का तांता लग गया। पुलिस शव को बाहर निकलवा कर शिनाख्त में जुट गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।